मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मोटर यान अधिनियम 1966 सड़क दुर्घटना के दावों में सिर्फ दुर्घटना होना ही पर्याप्त नहीं होता है। कानूनन दावेदार को यह साबित भी करना होता है कि ये विपक्षी की उपेक्षा और लापरवाही के कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। तो आज दुर्घटना के वो 4 आवश्यक तत्वों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिन्हें एक्सीडेंट क्लेम केस में हमें साबित करना आवश्यक है। वैसे हम सामान्य तौर पर यह बात जानते हैं, जिसे एक जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि विपक्षी के द्वारा जो है कि अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हमें जो है कि चोट कारित की गई, मृत्यु कारित की गई। हम अपनी दिशा में सही दिशा में जा रहे थे नियमित चाल से। तो इस प्रकार से एक सामान्य रूप से हम ये रूप अपनाते हैं, तो इस रूप के अंदर भी वो सभी रूप आ गया है। लेकिन आज मैं आपको कानूनन तौर पे 4 वो आवश्यक तत्व बताऊंगा, सरल उदाहरण के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए सर, कानून और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अनुसार किसी भी दुर्घटना में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी तत्व गायब है तो क्लेम खारिज हो सकता है। नंबर 1 है हमारा सावधानी बरतने का कानूनी कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ केयर। सड़क पर वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति का यह कानूनी और नैतिक कर्तव्य है कि वह अन्य यात्रियों, पैदल चलने वालों और वाहन की सुरक्षा का ध्यान रखें। जब कोई गाड़ी लेकर सड़क पर उतरता है तो कानून यह मानकर चलता है कि उसका कर्तव्य है कि वह गति सीमा में चले, रेड लाइट ना तोड़े और लापरवाही ना करे। नंबर दूसरा हमारा उपेक्षा का नियम है, कर्तव्य का उल्लंघन या उपेक्षा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जब ड्राइवर अपने सावधानी बरतने के कर्तव्य का पालन नहीं करता या यातायात के नियमों को तोड़ता है तो इसे कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है। इसको उदाहरण के तौर पर जैसे कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना, शराब पीकर या गलत दिशा में गाड़ी चलाना, रेड सिग्नल तोड़ना या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना। तीसरा तत्व है सरुपेक्षा का प्रत्यक्ष कारण या कारण संबंध। उल्लंघन और दुर्घटना के बीच सीधा जो संबंध है वो लिंक डायरेक्ट होना चाहिए। किस प्रकार से कि यह साबित होना चाहिए कि पीड़ित को चोट या नुकसान उसी ड्राइवर की लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम है। यदि ड्राइवर ने रेड लाइट जो स्ट्रीट पे लाइट लगी होती है, वो सिग्नल रेड लाइट होने के बाद भी उल्लंघन करते हुए उसको तोड़ा और उसी लापरवाही के कारण वह सीधे पीड़ित की बाइक से टकरा गया तो यह लापरवाही की दुर्घटना का निकटतम कारण माना जाएगा। चौथा और अंतिम वास्तविक कारण है इसका वास्तविक नुकसान या क्षति। ड्राइवर की उस लापरवाही के कारण पीड़ित या उसके परिवार को वास्तविक शारीरिक, मानसिक या वित्तीय नुकसान होना चाहिए, जैसे कि शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की हानि या वित्तीय नुकसान। तो ये चारों वो तत्व हैं सर जो दुर्घटना में होते हैं और हमें एक्सीडेंट क्लेम के दावों में साबित करना आवश्यक है। एफआईआर के हिसाब से जो घटना लिखी जाती है वो भी इसी प्रकार से लिखी जाती है। एक 1932 का डोनाल्ड्यू बनाम स्टीवेंसन का फैसला भी है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस ऐतिहासिक फैसले में पड़ोसी का सिद्धांत इसमें बताया था, जो यह तय करता है कि समाज में हर व्यक्ति का दूसरे के प्रति सावधानी का कर्तव्य बनता है। इसको एक सरल उदाहरण से मैं आपको सर समझा देता हूं कि एक चौराहा है, चौराहे पे 4 रास्ते हैं और एक साइड में लाल बत्ती जली हुई है, सभी लोग ठहरे हुए हैं। अब लाल बत्ती हटके ग्रीन सिग्नल हो गया तो सभी लोग जो रुके हुए थे उस ग्रीन सिग्नल होने के कारण अपनी गाड़ी को आगे निकालने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ की रेड सिग्नल था, एक व्यक्ति अत्यधिक तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर लाया और जो मोटरसाइकिल निकाल रहा था उसको टक्कर मार दी। तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी ये थी कि जब उस साइड पर रेड सिग्नल था तो उसको गाड़ी वहां पर रोके रखना थी। उसने गाड़ी नहीं रोकी और उसका उल्लंघन करते हुए उसको चोट कारित की। तो इसमें चारों तत्वों का उल्लंघन किया गया। कैसे हुआ सर? नंबर 1 है ड्यूटी ऑफ केयर। बी का कर्तव्य था कि वो रेड लाइट पर गाड़ी रोके, मतलब उसको रोके रखना थी। जब उसके साइड में ग्रीन लाइट होती तब वो गाड़ी को निकालता, तब तक ये लोग निकल चुके होते, लेकिन उसने एक नियम का उल्लंघन किया। नंबर दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। बी ने रेड लाइट तोड़ी, कर्तव्य का उल्लंघन किया। सी है बी के रेड लाइट तोड़ने के कारण ही टक्कर हुई, ये प्रत्यक्ष कारण है। और चौथा है डैमेज, ए का पैर टूटा और अस्पताल का खर्च हुआ, ये वास्तविक क्षति हुई। तो चारों आवश्यक तत्वों का एक सरल उदाहरण मैंने आपको बता दिया। यहाँ उपेक्षा के चारों तत्व पूरी तरह सिद्ध होते हैं, इसलिए ए को मोटर यान अधिनियम 1966 के तहत पूरा मुआवजा मिलेगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने दुर्घटना के 4 आवश्यक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट के साथ आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि यदि दुर्घटना में कोई कमी रह जाती है तो उसको इन जजमेंट्स के जरिए कैसे पूरा किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मोटर यान अधिनियम को एक लेजिस्लेटिव, मतलब एक कल्याणकारी कानून के रूप में बताया है।
इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन देना इसका उद्देश्य है। तो इसमें जो छोटी मोटी गलतियां अगर हो भी जाती हैं, तो उसको ये मानकर चला जाता है कि ये जो है कि उस पीड़ित को मुआवजा देना है। मतलब उन गलतियों की वजह से उसको मुआवजा देने से रोका नहीं जा सकता, जैसे कि फौजदारी प्रकरणों में और दीवानी प्रकरणों में बिल्कुल कठोर साक्ष्य के नियम लागू होते हैं कि उन्हें कठोरतम साक्ष्य से ही आपको साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा। ऐसे इसमें प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के हवाले से आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको सामान्य रूप से कुछ जानकारी और दे दूं। दुर्घटना के 4 तत्व तो सर मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसकी थोड़ी प्रोसीजर और मैं बता देता हूं इसी वीडियो में एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड, कि जब भी हम एक्सीडेंट क्लेम याचिका कोर्ट नंबर पेश करते हैं, सबसे पहले तो हम याचिका टाइप करवाते हैं धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत। याचिका की ड्राफ्ट भी मेरे द्वारा डिजिटली बुक में दे दी गई है। उसमें जो कुल 24 कालम होते हैं, 24 कालम, उनको कैसे भरा जाए इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है, परसों ही मेरे चैनल पर अपलोड है। उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। वहां पर पूरे कॉलम को भरना मैंने सिखाया है। आप वहां से उसकी जो है कि ड्राफ्टिंग भी आप ले सकते हैं, यदि आपको कॉलम में कोई संदेह हो तो। जब हम तैयार कर लेते हैं क्लेम याचिका, फिर हम कोर्ट में जज साहब के समक्ष डायस पर उसको ले जाकर पेश करते हैं। वहां से जज साहब रीडर को मार्क कर देते हैं, नीचे बाबूजी की टेबल पर आ जाता है। फिर वो उसको कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। 2 या 3 दिन का समय वो देते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस में तहसील प्लेस की बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी जगहों पर जैसे कि भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, अन्य जगह जहाँ काफी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं, तो वहां पर एक खिड़की बना दी गई है। भोपाल में भी मैंने देखा है खिड़की बनी हुई है। हम वहां पर पेश करते हैं तो बाबूजी सब कुछ चेक करते हैं, उसमें कोई कमी होती है तो बता देते हैं। उसके बाद फिर वो जब दर्ज करते हैं तो उस कोर्ट का नाम बता देते हैं कि 32वें नंबर की कोर्ट है, 31वें नंबर की कोर्ट है, वहां पर इस दिन आपकी पेशी लगी हुई है। फिर वहां मुकदमा चालू होता है। सबसे पहले आदेश पत्रिका लिखी जाती है। तो जैसे ही आपने मुकदमा पेश किया, दर्ज कर लिया गया, तो उसके बाद सबसे पहला प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। प्राथमिक साक्ष्य एक्सीडेंट क्लेम में होते हैं, वो हमें एफआईआर के हिसाब से कराना पड़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां बता दूं। हम जो कराना पड़ते हैं कि मैं इस दिनांक को इतनी बजे यहाँ से इस दिशा में इस जगह पर जा रहा था, मैं लेफ्ट साइड अपनी सामान्य गति से चल रहा था, तभी साइड से, पीछे से या सामने से अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लाया और मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरा पैर टूट गया या साथी की मृत्यु हो गई। और ये तमाम दुर्घटना विपक्षी की अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण ही घटित हुई है। ये हमारे मुख्य एविडेंस रहता है जो हमें कराना रहता है। उसके अच्छा, ये एफआईआर के हिसाब से हमें कराना है सर, जो हमने एफआईआर लिखाई है। एफआईआर दर्ज के हिसाब से जब हम कराते हैं, इसके बाद फिर प्रकरण दर्ज हो जाता है। फिर नोटिस जारी होते हैं, समन। समन किस किस को जारी होते हैं? इसमें 3 लोगों को पक्षकार बनाया जाता है, ड्राइवर, गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी। तीनों को रजिस्टर्ड डाक से हम सूचना भेजते हैं। तो सामान्य प्रोसेस से भी हम भेजते हैं। ये लोग उपस्थित होते हैं। यदि कोई नहीं आता है तो एक पक्षी भी इसमें हो जाता है। अब ये जो उपस्थित होते हैं, उसके बाद इनके द्वारा उसमें जवाब पेश किया जाता है। जब तीनों लोगों के वकील और वकील साहब उपस्थित हो जाते हैं, जवाब पेश कर देते हैं, उसके बाद वाद विषय के लिए लगती है और साथ ही 89 सीपीसी की कार्रवाई मतलब राजीनामे हेतु भी लगती है, कि यदि हो सकता है इनमें राजीनामा हो जाए। वरना फिर वाद विषय बनाए जाते हैं। वाद विषय बनाने के बाद फिर एविडेंस चालू होती है। फिर जो याचक रहता है, जिसके द्वारा एक्सीडेंट क्लेम याचिका पेश कराई गई, सबसे पहले उसके बयान होते हैं। फिर जो चश्मदीद साक्षी होता है, उसके गवाह होते हैं, बीमा कंपनी के वकील साहब और जो कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर के वकील साहब उसका प्रति परीक्षण करते हैं। और उसके बाद फिर वो उनकी तरफ से भी अगर कोई एविडेंस देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद फिर आर्गुमेंट होती है और फिर उसके बाद अंतिम फैसला होता है। ये इसकी प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षण कैसे कराएं। कुल 50 प्रश्न मैंने तैयार करके स्पेशल वीडियो बनाया है एमएससीटी कोर्ट में मुख्य परीक्षण कराने का, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप उसको देख सकते हैं। उसकी डिजिटल ई बुक, जिसमें पूरे 50 प्रश्न मेरे द्वारा लिखे गए, उसी वीडियो के नीचे आपको वहां पर उसकी डिजिटल ई बुक भी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से गाड़ी मालिक की ओर से और ड्राइवर की ओर से उनके बचाव में हम कैसे प्रति परीक्षण कराएंगे, इसके ऊपर भी कुल 50 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है प्रति परीक्षण के ऊपर। मेरे चैनल पर अपलोड है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। 5, 6, 7, 8 दिन हो गए, तकरीबन ज्यादा दिन हो गए सर, 20 दिन के करीब हो गए, वो अपलोड है। और उसी वीडियो के नीचे उसकी डिजिटल ई बुक भी मौजूद है, जिसमें पूरे 50 प्रश्न और प्रति परीक्षण का तरीका और डिटेल जानकारी मेरे द्वारा उसमें दी गई है। इसी प्रकार से बीमा कंपनी की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें,
हमने क्लेम याचिका पेश कर दी है। बीमा कंपनी क्या क्या प्रश्न पूछ सकती है जिससे हमारी क्लेम याचिका निरस्त हो जाए, उससे हम कैसे बचें और क्लेम कैसे जीतें, तो इसके ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन कुल 50 प्रश्न मैंने संभावित तैयार करके स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और ये लगभग मेरा 70वां वीडियो है सर मोटरयान अधिनियम 1988 पे। वर्तमान में मैं एक्सीडेंट क्लेम पर ही वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं दुर्घटना के 4 तत्व और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर आपको दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो जानकारी मैंने जिस डिजिटल ई बुक के अंदर से प्रदान की है उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसमें भी 26 अध्याय हो चुके हैं और आवश्यक आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें समाहित हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ई बुक खरीदना है तो आप लिंक पर क्लिक करके 299 रुपए का भुगतान करके इसको आप खरीद सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।